क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण विधियां। साख नियंत्रण का मतलब है कि केंद्रीय बैंक कैसे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति हो रखी है उसको नियंत्रित करता है। यदि मनी सप्लाई यानी मुद्रा पूर्ति ज्यादा है तो उसको कम करना है, और कम है तो उसको ज्यादा करना है। जैसी अर्थव्यवस्था की रिक्वायरमेंट है, जैसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, उसके हिसाब से मुद्रा पूर्ति को कम या ज्यादा किया जाए। इसके लिए केंद्रीय बैंक दो मेथड यूज करता है। एक तो है क्वांटिटेटिव कंट्रोल यानी मात्रात्मक नियंत्रण, और दूसरा है क्वालिटेटिव कंट्रोल गुणात्मक या चयनात्मक नियंत्रण। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव कंट्रोल। क्वांटिटेटिव कंट्रोल यानी मात्रात्मक नियंत्रण। साख नियंत्रण में मात्रात्मक नियंत्रण मतलब ये मुद्रा की पूर्ति को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। इसमें किसी तरह का कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिफरेंस नहीं है कि पर्टिकुलर एक सेक्टर पर लागू होगा, दूसरे सेक्टर पर नहीं लागू होगा। यदि इन मेथड्स को यूज किया जाता है तो पूरे बैंकिंग सिस्टम पर, ये सारे कमर्शियल बैंक्स पर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर इक्वली ये लागू होता है। क्रेडिट कंट्रोल के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं आरबीआई द्वारा वो निम्न है: सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एंड टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इस वीडियो में हम सीआरआर और एसएलआर को डिस्कस करेंगे कि सीआरआर क्या है और ये कैसे काम करता है, और एसएलआर क्या है और ये कैसे काम करता है। सीआरआर शॉर्ट में हम इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी नकद साख अनुपात। सीआरआर होता क्या है? सीआरआर एक विशेष अनुपात है जो केंद्रीय बैंक द्वारा डिसाइड किया हुआ होता है, और ये वो अमाउंट है जो व्यापारिक बैंकों को एक निश्चित प्रतिशत या निश्चित अनुपात के रूप में कैश यानी नगद रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है। इसका मतलब ये डिपॉजिट्स तो व्यापारिक बैंकों के हैं, लेकिन वो इसको यूज नहीं कर सकते, उनके पास है भी नहीं, और ये अनुपात या ये अमाउंट कमर्शियल बैंक्स का अमाउंट है जो कि रिजर्व बैंक के पास या सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है। अब यदि सेंट्रल बैंक को इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो इस रेशियो को कम या ज्यादा किया जा सकता है, यानी जैसी रिक्वायरमेंट होगी इकोनॉमी की उसके हिसाब से सीआरआर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। पहले सीआरआर की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट 3 to 20% थी, लेकिन 2006 में इस लिमिट को रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, और वर्तमान समय में सीआरआर 3% है। यानी आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय सीआरआर की रेट 3% है। हो सकता है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हो जाए। सीआरआर को याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं, वैसे सी मीन्स कैश होता है, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी या याद रखने के लिए हम सी मीन्स सेंट्रल बैंक डिफाइन कर सकते हैं, यानी वह अनुपात, वह रेशियो जो सेंट्रल बैंक के पास में रखा जाता है। इसको इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कमर्शियल बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट करता है, और यदि सीआरआर 5% है तो 1000 का 5% मीन्स 50 रुपीज आरबीआई के पास कैश फॉर्म में चला जाता है। तो फिर कमर्शियल बैंक्स के पास 950 रुपीज बैलेंस के फॉर्म में है जिसको कि लोन्स दिया जा सकता है। सीआरआर का प्रयोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों सिचुएशंस में किया जाता है, यानी जैसी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, जैसी नीड है इकोनॉमी की, उसके हिसाब से सीआरआर को यूज किया जाएगा। पहले हम देखेंगे कि डिफ्लेशनरी कंडीशंस में सीआरआर को कैसे यूज करते हैं। यदि इकोनॉमी में अविस्फीति की स्थिति है, अविस्फीति की स्थिति में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अपने निचले लेवल पर है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कीमतें बहुत निचले स्तर पर है,
उत्पादन नहीं हो रहा है, यानी जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सब अपने डाउनफॉल में जारी है। अब इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? इस स्थिति में केंद्रीय बैंक सीआरआर को कम करता है। जैसे ही सीआरआर को कम किया जाएगा, अब कमर्शियल बैंक्स के पास लोन्स देने की कैपेसिटी पहले से ज़्यादा हो जाती है, यानी कमर्शियल बैंक्स पहले से ज़्यादा लोन्स दे सकते हैं। यदि लोन्स पहले से ज़्यादा दिए जाएंगे तो लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा अधिक आएगा, वो लोन्स ज़्यादा लेंगे तो वो डिमांड जनरेट करेंगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, यानी इससे मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने का मतलब है प्राइजेस बढ़ेंगे, यानी कीमतें बढ़ेगी, और इन कीमतों का बढ़ना इकोनॉमी को पुश करता है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। क्योंकि जब कीमतें बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स को कुछ प्रॉफिट होगा, उनको बेनिफिट्स होंगे, उस बेनिफिट से वो इंस्पायर होकर प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम जनरेट होगी और वो और अधिक डिमांड करेंगे, और इस तरह से जो अविस्फीति की स्थिति थी, जो इकोनॉमी की काफी निम्न स्थिति थी, उससे इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, या उस स्थिति से बाहर निकलने में इकोनॉमी को सहायता मिलती है। इसको इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि सपोज सीआरआर 5% है, तो इस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक्स के पास यदि टोटल डिपॉजिट्स 1000 रुपीज है, तो उसमें 50 रुपीज तो केंद्रीय बैंक के पास सीआरआर के फॉर्म में चला जाएगा, और लोन्स देने के लिए 950 रुपीज का अमाउंट कमर्शियल बैंक्स के पास रह जाता है। अब हम डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, इसका मतलब उधार ज्यादा से ज्यादा दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए केंद्रीय बैंक सीआरआर को कम कर देता है। मान लो उसने 5 से 3% कर दिया। 3% कम करने पर अब क्या होगा? जो टोटल डिपॉजिट्स 1000 रुपीज के थे, अब कमर्शियल बैंक्स के पास सीआरआर सेंट्रल बैंक के पास सीआरआर के फॉर्म में केवल 30 रुपीज जाने हैं, और लोन्स के लिए कमर्शियल बैंक्स के पास 970 रुपीज रह जाते हैं। यानी कमर्शियल बैंक्स के लोन देने की कैपेसिटी जो पहले 950 रुपीज की थी, अब 970 रुपीज हो जाती है। इस तरह से सीआरआर को कम करके डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड सिचुएशन, जिसको हम स्फीतिकारी स्थिति या इन्फ्लेशनरी कंडीशन कहते हैं, कि इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में सीआरआर कैसे वर्क करता है। इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही है, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सीआरआर को बढ़ाया जाएगा, यानी केंद्रीय बैंक सीआरआर को बढ़ा देगा। सीआरआर के बढ़ाने से व्यापारिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंक्स की जो लोन देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, यानी पहले से कम अमाउंट में लोन दिए जाएंगे। इसका मतलब अब लोगों के हाथ में पैसा पहले से कम हो जाएगा। यदि पैसा पहले से कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम होने से प्राइसेस कम हो जाएंगे, और इस तरह से जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन थी इकोनॉमी की, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसे हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि फर्स्ट यदि सीआरआर 5% है, तो टोटल डिपॉजिट्स 1000 रुपीज होने पर सेंट्रल बैंक के पास सीआरआर के फॉर्म में 50 रुपीज चले जाएंगे, और कमर्शियल बैंक्स के पास लोन देने के लिए 950 रुपीज रह जाते हैं। यानी अब कमर्शियल बैंक्स 950 रुपए के लोन्स दे सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंडीशंस है, उसको कंट्रोल करना है, तो कमर्शियल बैंक का जो लोन देने की कैपेसिटी है उसको कम किया जाना चाहिए, और इसके लिए सेंट्रल बैंक सीआरआर को बढ़ा देता है। सपोज सीआरआर बढ़ाकर अब कर दिया गया है 8%। इस सिचुएशन में यदि टोटल डिपॉजिट्स 1000 है, तो अब सीआरआर का अमाउंट बढ़कर 50 रुपीज से 80 रुपीज हो जाता है, और जो लोन देने की कैपेसिटी है वो 950 से घटकर 920 हो जाती है। यानी इस तरह से कमर्शियल बैंक्स पहले से कम अमाउंट में लोन्स दे सकते हैं, और जब लोन्स कम दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास पैसा कम होगा, डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होने से प्राइसेस कम होंगे, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो,
यानी वैधानिक तरलता अनुपात। ये वैधानिक तरलता अनुपात व्यापारिक बैंकों के लिए है, यानी व्यापारिक बैंकों के टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स परसेंटेज और एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो व्यापारिक बैंकों को यानी कमर्शियल बैंक्स को अपने खुद के पास रखना है। यानी ये सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट नहीं करवाना है, ये अमाउंट रहेगा तो कमर्शियल बैंक्स के खुद के पास, लेकिन लोन्स के फॉर्म में नहीं दिया जा सकता। यानी कमर्शियल बैंक्स इस अमाउंट को लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकते। ये भी एक कंपल्सरी रेशियो है और सेंट्रल बैंक द्वारा डिसाइड होता है। पहले इसकी रेंज 0 से 40% थी और प्रेजेंट रेट जो है वो है 18%। इसको इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि यदि SLR 20% है तो एक कमर्शियल बैंक में 1000 के टोटल डिपॉजिट्स आने पर 200 रुपीज उसे खुद के पास कैश रूप में, गोल्ड रूप में, सिक्योरिटीज के रूप में, जो भी है, खुद के पास 200 का डिपॉजिट रखना पड़ेगा। ये अमाउंट लोन्स नहीं दिए जा सकते और रिमेनिंग अमाउंट जो 800 बैलेंस है उसको कमर्शियल बैंक्स लोन देने के लिए यूज कर सकते हैं। SLR को भी डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। इसकी जो वर्किंग है वो भी ऑलमोस्ट CRR की तरह है और SLR का हम याद करने के लिए रख सकते हैं S मीन्स सेल्फ, यानी बैंक खुद के पास वो अमाउंट रख रहा है। CRR में C मीन्स सेंट्रल बैंक एंड SLR में S मीन्स सेल्फ, खुद के पास बैंक ये अमाउंट रख रहा है। हमें देखना है कि हाउ डज SLR वर्क्स, कि SLR कैसे काम करता है। तो पहले हम डिफ्लेशनरी कंडीशंस लेते हैं, यानी अविस्फीतिकारी स्थिति को लेते हैं। अविस्फीतिकारी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक SLR को डिक्रीज करता है। यदि SLR को डिक्रीज किया जाएगा यानी SLR में कमी की जाएगी तो इससे कमर्शियल बैंक्स के पास लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी पहले से ज्यादा अमाउंट में वो लोन दे सकते हैं। यदि लोन ज्यादा अमाउंट में दिए जाएंगे तो लोगों के हाथ में पहले से ज्यादा पैसा आएगा और ज्यादा पैसा आने का मतलब है अब वो ज्यादा डिमांड करेंगे। डिमांड ज्यादा होने पर कीमतें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ने पर जो उत्पादक है उनको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट से वो प्रोत्साहित होकर के वो और इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, उनकी इनकम इंक्रीज होगी और इस तरह से इकोनॉमी को पुश मिलेगा, यानी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और उस जो डिफ्लेशनरी सिचुएशन थी उससे बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। इसे हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे यदि SLR 20% है तो टोटल डिपॉजिट 1000 होने पर कमर्शियल बैंक को 200 रुपए खुद के पास कैश फॉर्म में रखने पड़ेंगे, जिससे कि वो लोन नहीं दे सकता। और लोन देने के लिए अब उसके पास जो अमाउंट बचा है वो है 800 रुपए का, यानी 1000 में से 800 रुपए लोन्स के लिए यूज में लिए जा सकते हैं, लेकिन ये जो 200 का अमाउंट है उसको लोन्स के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। अब यदि डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक SLR को कम कर देगा। सपोज SLR को 15% कर दिया तो इस सिचुएशन में टोटल डिपॉजिट 1000 होने पर सेंट्रल बैंक के पास कोई अमाउंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम SLR पढ़ रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास कितना रखना पड़ेगा? 150 रुपीज रखने पड़ेंगे और लोन्स देने के लिए जो अमाउंट बचता है वो हो गया 850 रुपीज। यानी जब SLR 20% थी तब लोन्स केवल 800 के दिए जा सकते थे और अब जब SLR कम हो गई है तो लोन देने की कैपेसिटी 800 से बढ़कर 850 हो गई। नेक्स्ट की SLR कैसे काम करता है? सेकेंड सिचुएशन यानी इन्फ्लेशनरी कंडीशन में, स्फीतिकारी स्थिति में। स्फीति की स्थिति में SLR को इंक्रीज किया जाएगा, यानी सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज SLR। SLR इंक्रीज होने पर कमर्शियल बैंक्स की जो लोन देने की कैपेसिटी है वो पहले से कम हो जाती है,
यानी अब वो पहले से कम लोन्स दे सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अब लोगों के पास पहले से कम पैसा आएगा। यदि उनके हाथ में कम पैसा आ रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड में कमी आएगी। डिमांड में कमी आने का मतलब है कीमतों में कमी आएगी, और इस तरह से SLR के थ्रू सेंट्रल बैंक प्राइजेस को कंट्रोल करने में सहायक हो सकता है। इसे इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि यदि SLR 20% है तो कमर्शियल बैंक्स के पास लोन्स देने का जो अमाउंट है वो होगा 800, क्योंकि 1000 में से 200 तो उसको खुद के पास कैश रूप में रखना है, तो केवल 800 के लोन्स दिए जा सकते हैं। अब यदि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो SLR को इंक्रीज किया जाएगा, और SLR मान लेते हैं 20% कर दिया गया है। तो इस सिचुएशन में 1000 का डिपॉजिट होने पर अब बैंक को खुद के पास 250 रुपीज कैश फॉर्म में रखने पड़ेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट 750 रुपीज के लोन्स दिए जा सकते हैं। यानी अब जो लोन देने की कैपेसिटी है वो 800 से कम होकर 750 रुपीज हो गई है। दोनों की एक साथ वर्किंग देखते हैं कि CRR भी क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, और SLR भी क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। लेकिन CRR कैश फॉर्म में केंद्रीय बैंक के पास जाता है, C मीन्स सेंट्रल बैंक, और SLR कैश फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स के पास यानी सेल्फ के पास रहता है। तो सपोज CRR 5% और SLR 20% है, तो इस 1000 के 5% का मतलब है 50 रुपये RBI के पास चले गए कैश फॉर्म में, और SLR 20% का मतलब है 1000 का 200 बैंक को, कमर्शियल बैंक को खुद को अपने पास कैश फॉर्म में रखना है। तो टोटल 200 + 50 यानी 250 का जो अमाउंट है वो लोन्स के फॉर्म में नहीं दिया जा सकता। उसमें से कुछ अमाउंट तो सेंट्रल बैंक के पास रहेगा और कुछ अमाउंट बैंक के खुद के पास नकद रूप में रहेगा। तो जो लोन देने की कैपेसिटी है वो कितनी हो गई, 750 रुपीज। तो इस तरह से CRR और SLR दोनों की एक साथ वर्किंग होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।